हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना अकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है उसके पार्ट ए का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है फॉर्मूला ऑफ अपथ्रस्ट। तो आज के लेक्चर के अंदर अपथ्रस्ट के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, बट आज हम उसका जो फॉर्मूला है वो हम फाइंड करेंगे और ये देखेंगे कि अपथ्रस्ट बेसिकली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको अपथ्रस्ट के बारे में बताया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि किस वजह से अपथ्रस्ट आपका टेक प्लेस करता है। चलिए, आज के लेक्चर के लिए भी मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अपथ्रस्ट। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे सामने यहां पर एक कंटेनर रखा हुआ है, उसके अंदर मैंने लिक्विड भरा और उसके अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो इसका ऊपर वाला सरफेस है इस पर प्रेशर एक्ट करेगा। और वो कौन लगाएगा? एक तो ये जो आपका लिक्विड कॉलम आपको यहां दिख रहा है, इस लिक्विड का प्रेशर इस पर एक्ट करेगा, प्लस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपका इस पोर्शन पर एक्ट करेगा। तो इन दोनों का जो सम है मान लेते हैं वो आपका P1 है। और इसके जो बॉटम वाला हिस्सा है इस पर भी प्रेशर एक्ट करेगा। अब ये प्रेशर जो एक्ट करेगा वो किस वजह से है? एक तो ऑफ कोर्स आपका एटमॉस्फेयर की वजह से, दूसरा जो पानी का कॉलम, इतने हाइट का जो पानी का कॉलम है, इतना डेप्थ जो आप देख रहे हो, इतना जो पानी का कॉलम है, इसकी वजह से जो इस पर प्रेशर एक्ट करेगा वो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों का सम ये आपका P2 है जो नीचे से ऊपर की तरफ आपका एक्ट कर रहा है। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि दोनों केसेस में जो PA है वो तो आपका एक जैसा ही एक्ट कर रहा है, बट यहां पर हाइट कम है और यहां पर आपका हाइट जो है वो मतलब बेसिकली डेप्थ ज्यादा है। तो जो P2 है ना आपका, जो P2 है दैट इज ग्रेटर देन P1। और ये शायद आप अच्छी तरह यहाँ पे देख सकते हो कि जो P2 है वो ग्रेटर देन P1 है। अगर मैं इन वाले प्रेशर्स की बात कर रहा हूँ, ये साइड वाले प्रेशर की बात करूँ, तो आप अच्छी तरह जानते हो कि एक ही डेप्थ पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो जो फोर्स एक्ट करेगी इस प्रेशर की वजह से वो भी सेम होगा। दोनों मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली सेम है एंड दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ बच जाता है ये ऊपर वाला प्रेशर और ये नीचे वाला प्रेशर। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि P2 बड़ा है P1 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी जिसकी वजह से आपको वो जो अपथ्रस्ट है ना वो फील होता है। अब एक बात थोड़ा अच्छे से ये नोट को भी देख लीजिए। कहता है कि इफ अ लेमिना, मतलब थिन शीट, मतलब यहां पे जो देखो आपके पास ब्लॉक है जिसमें आपको ये हाइट का डिफरेंस आसानी से मिल रहा है। बट मान लीजिए अगर मैं एक एक शीट कंसिडर करता है, ऐसे एक शीट कंसिडर कर लेता, तो कहता कि उस केस में जो प्रेशर है ना दोनों साइड में लगभग एक जैसा ही होता। तो उस टाइम जो आपकी ये जो शीट है ना वो नीचे की तरफ सिंक करती बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। देखिए, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब आपका बॉइंट फोर्स मतलब अप थ्रस्ट वेट को बैलेंस करता है तो जो बॉडी है वो आपकी फ्लोट करती है। बट अगर आपका वेट अप थ्रस्ट से क्या हो, ज्यादा हो, तो वो बॉडी आपकी सिंक करती है। तो इस केस में अगर मैं इस शीट की बात करता हूं तो ये इतना पतला है कि लगभग जो प्रेशर दोनों का है ना, जो ऊपर से एक्ट कर रहा है जो नीचे से एक्ट कर रहा है, वो लगभग सेम है। तो अब थ्रस्ट आप निग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हो। तो रह क्या जाता है? सिर्फ और सिर्फ वेट। और उस वेट की वजह से ये जो शीट है ये आपका नीचे सिंक करेगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप अब थ्रस्ट का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव कर सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूं उसके लिए, सबसे पहले ना देखो मैं आपके लिए बनाऊंगा एक कंटेनर। ठीक है, तो देखिए ये है मेरा कंटेनर और उस कंटेनर के अंदर मैं जो लिक्विड है वो फिल कर देता हूं। ठीक है, सो ये आपका लिक्विड है और मैं इसको इसके अंदर ऐसे फिल कर देता हूं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने ना एक सिलेंड्रिकल मान लो ब्लॉक ले लिया जिसका मास है M और उसको मैंने यहां पे रखा है। ये देखिए, बड़े ध्यान से आप देखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपने इसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है। ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मेरा A है। तो A क्या है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। अब अब अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहली बात देखिए, ये जो ऊपर वाला सरफेस है ना
इस पर प्रेशर एक्ट करता है P1, और आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि ये जो P1 है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, प्लस ये जो लिक्विड का कॉलम है ना इसके ऊपर जो है, इसकी वजह से इस पर प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो डेप्थ है वो H1 है, तो H1 क्या है, इसका डेप्थ हो गया। तो अगर मुझे ये प्रेशर पता हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता हो, तो मैं आसानी से फोर्स को फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना, आराम से फोर्स को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो पहले मैं एक काम करता हूं, इसको सरफेस S1 मान लेता हूं और इसको सरफेस S2 मान लेता हूं। इससे क्या होगा, इसको समझना और आसान हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं नीचे वाले सरफेस की, तो इस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो आपका P2 है। तो P2 क्या है, आपका प्रेशर हो जाता है यहाँ पे। और अब ये जो प्रेशर है ये किस वजह से है, अब जितना लिक्विड का कॉलम इस डेप्थ में है, जैसे कि H2 जो डेप्थ का आपका लिक्विड का कॉलम है, वो जो इस पे प्रेशर एक्ट कर रहा है वो आपका P2 है, प्लस एटमॉस्फेरिक तो है ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले वो देखिए आप अपना यहाँ पे। तो फोर्स एट S1, S1 पे फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, तो वो होता है आपका प्रेशर इंटू एरिया। तो मैं P1 इंटू एरिया ए आपका ले लेता। आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि जो प्रेशर है वो एच रो जी होता है आपका, ये तो आपको पता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना लगा देता हूँ, दैट इज एच, दैट इज 1। ये डेंसिटी हो गई आपकी लिक्विड की, क्योंकि लिक्विड ही है ना, मैं यहाँ पे एल डाल देता हूँ, ठीक है। डेंसिटी हो गई लिक्विड की, और जी हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और साथ में आपके पास ए आ गया। अब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए नहीं कंसिडर कर रहा क्योंकि ऊपर से नीचे जितनी लग रही है, नीचे से ऊपर उतनी ही लग रही है, सो वो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। तो सिर्फ ये लिख रहा हूं मैं, H1 डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, G इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहां से आपका फोर्स आ जाएगा, और मैं इसको नाम दे देता हूं F1। तो F1 जो है वो फोर्स एक्ट कर रहा है S1 के ऊपर। उसी तरह अगर मैं फोर्स निकालू, फोर्स एट S2, तो दैट विल बी P2 इंटू ए। अच्छा, नाम मैं इसका F2 दे देता हूं, सो दैट विल बी H2 डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, G आ गया, और साथ में बेटा आ गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जो अपथ्रस्ट है इसका, अपथ्रस्ट है इसका, वो इन दो फोर्सेस के डिफरेंस होता है, और F2 ऑफ कोर्स बड़ा है इसमें से, P2 बड़ा है ना P1 से, देयरफॉर F2 भी बड़ा है F1 से, तो डिफरेंस हो जाएगा F2 माइनस F1। मैं F1 माइनस F2 नहीं करूंगा, नहीं तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, इसी वजह से। तो मैंने यहां पे इसकी वैल्यू डाल दी, यहां पे आ गया H2 दैट इज रो एल जी ए माइनस H1 रो एल जी और ए। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, दैट इज H2 माइनस H1, और साथ में बेटा हमारे पास आ गया ए रो एल, और साथ में बेटा आप क्या हो गया जी, ठीक है। अब कुछ बातों को जो आपने ध्यान से देखना है। पहली बात, ये जो H2 माइनस H1 है ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हाइट है ना कंटेनर की, ये वो है आपकी। तो मैं इसको रिप्लेस करके यहां पे H लिख रहा हूं, साथ में एरिया, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, और ये आपका G आ गया। कोई डाउट इसमें? आई होप नहीं होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि कैसे क्या करना है। अब अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो हाइट है ना, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं एरिया के साथ, तो वो मुझे वॉल्यूम दे देगा इस सॉलिड का। क्या दे देगा? वॉल्यूम इस सॉलिड का। साथ में आ जाएगा आपके पास डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, और साथ में आ गया आपके पास जी। क्लियर हो गया? ये जो अभी आपका फॉर्मूला आया है ना, ये एक्चुअली में अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है, जिसमें हम कहते हैं वी रो जी, जिसमें वी जो है ना ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है जो लिक्विड में सबमर्ज्ड है, जो लिक्विड में सबमर्ज्ड है। मैं इसके बारे में दो तीन बातें आपको और बताऊंगा, पहले इतनी बात समझने की कोशिश करो। फिर डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड और जी, जब आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? अपथ्रस्ट मिल जाता है। अब इसके अंदर मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहता हूं, आई होप आपको वो समझ में आएगा। जब आप किसी भी सब्सटेंस को, जैसे कि मेरे पास यहां पे एक सिलेंडर है, उसको अच्छी तरह कंप्लीटली लिक्विड में सबमर्ज कर देते हो,
तो कुछ मतलब कुछ क्या बोलूंगा, एग्जैक्टली उतने ही वॉल्यूम का जो पानी है वो आपका सरफेस से बाहर आ जाता है। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको वो समझाता हूं। एक मिनट दीजिए, मैं अभी आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए, चलो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, मेरे पास क्या है कि एक कंटेनर है, और ना मैंने इसको अच्छी तरह कंप्लीटली फिल किया हुआ है, ऊपर टॉप तक मैंने फिल किया हुआ है। ठीक है, टॉप तक मैंने फिल किया हुआ है। अब मैंने क्या किया, एक बॉडी ली और उसको मैंने इस पे इसके अंदर डाल दिया ऐसे। ये मैंने बॉडी ली, इसके अंदर डाल दिया। इसकी हाइट मान लेते h है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपका a है। ठीक है जी। तो जैसे आप इस बॉडी को इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, जो आपका पानी है वो स्पिल हो जाएगा बाहर की तरफ, वो बाहर की तरफ ऐसे गिरेगा। ठीक है, वो यहां पे होगा, बाहर की तरफ गिर जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने इस सारे पानी को कलेक्ट किया, मैंने सारे पानी को कलेक्ट किया और उसको डाला एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर। ये सारा जितना भी पानी है ना, जितना भी इस कंटेनर से बाहर निकला है, उस सारे पानी को मैंने कलेक्ट किया और इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर मैंने उसको डाल दिया। ठीक है, अब आपको पता ही बड़ा, मेजरिंग सिलेंडर में जैसे मैं पानी को डालूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कितना वॉल्यूम ऑफ पानी इस कंटेनर के अंदर है। जब मैंने इसके वॉल्यूम को देखा और जब मैंने इस सॉलिड के वॉल्यूम को कैलकुलेट किया, क्योंकि मेरे पास हाइट था, मेरे पास एरिया था, मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे को वॉल्यूम मिल गया, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम थे। इसका मतलब ये हुआ, जब एक बॉडी को आप किसी लिक्विड के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज कर देते हो तो उतने वॉल्यूम का जो पानी है ना वो आपका इस कंटेनर के बाहर आ जाता है। इसी को कहा जाता है द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है कि जितना वॉल्यूम आपके बॉडी का है ना उतना वॉल्यूम ऑफ पानी अपनी जगह को छोड़ देता है, मतलब इट गेट डिस्प्लेस्ड। आई होप आपको ये वाला जो फैक्टर है वो समझ में आ गया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस का मतलब होता है, ये वाली की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली की बात कर रहा हूं। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब चलिए मैं वापस आपको लेके चलता हूं इस फॉर्मूले के अंदर। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के, राइट। और पता है एक कंडीशन प्लीज हमेशा याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बराबर तब भी हो सकता है, प्लीज ध्यान से समझना, तभी हो सकता है जब ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो। कंप्लीटली क्या हो, सबमर्ज्ड हो, सबमर्ज्ड हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको इसका मतलब भी समझाता हूं। देखिए मैं आपको फिर से वो एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, फिर से एक कंटेनर है। ठीक है जी, फिर से मैंने पानी को बिल्कुल टॉप तक यहां भरा हुआ है, सेम सारी बातें बताऊंगा आपको मैं। अब मैंने एक ऐसी बॉडी ले ली जिसका वेट अपथरस से कम है, मतलब वो बॉडी जो है वो आपकी फ्लोट कर रही है। अब ये देखिए, फ्लोट करने का मतलब कुछ पोर्शन अंदर है, फ्लोट नहीं कहूंगा, फ्लोट से ज्यादा, मतलब अपथ्रस्ट जो है वो वेट के बराबर नहीं है, अपथ्रस्ट ज्यादा है, वेट कम है, तो इसलिए कुछ पोर्शन जो है वो पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर होगा, कुछ पोर्शन बाहर होगा। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ जो पानी है वो स्पिल होगा आपका। हमने उस पानी को इकट्ठा किया और फिर से हमने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाला। ठीक है, जब इस पानी को इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाला और जब इस के वॉल्यूम को मेजर किया गया तो इसका वॉल्यूम एक्चुअली में जितना पोर्शन आपका डूबा हुआ था वो इस वॉल्यूम के बराबर आया। मेरे कहने का मतलब समझे आप अपना, कि जितना पोर्शन ऑफ सॉलिड मेरा उस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर होता है ना, इस फॉर्मूला के अंदर हमें वही वॉल्यूम डालना होता है। मतलब ये कि अगर तो ये पूरी तरह डूबा होता तो इस फॉर्मूले के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात हो रही है तो मैं कंप्लीट सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो इसमें पुट करता। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है इसमें कुछ डूबा हुआ है और कुछ नहीं डूबा हुआ, तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह पे हमेशा हम ये वाला पोर्शन जो डूबा हुआ होता है वो वाला वॉल्यूम जो है वो उसमें सब्स्टिट्यूट किया जाता है। मेरी बात आप समझ गए ध्यान से, प्लीज याद रखना। सो इस फॉर्मूले के अंदर हमेशा हम वो वॉल्यूम डालते हैं सॉलिड का जो डूबा हुआ होता है।
अगर पूरा डूबा हुआ है तो पूरा वॉल्यूम, नहीं पूरा डूबा हुआ तो उतना ही पोर्शन जो डूबा हुआ है। सो मेरा वी एस वी एल के बराबर तभी होगा जब पूरी तरह डूबा हुआ है। ऐसे कंडीशन के अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं आपके साथ एक रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा कि यहां आ जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड एंड जी। ये कब होगा? जब ये पूरी तरह डूबा होगा। ऐसे कंडीशन के अंदर अब बेटा आपको पता ना कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होती है? मास होता है ना? क्या होता है? मास। तो मतलब दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ अ लिक्विड इंटू जी। बेटा प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये मास किसका है? ये जो पानी इकट्ठा हुआ था ना, ये वाला ये पानी इकट्ठा हुआ था, इसका मास है। क्या है? इसका मास है। कैसे पता लगा? बेटा हमें अच्छी तरह पता था कि जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मास मिल जाएगा, तो वहां से हमें मास के बारे में पता लगा। अच्छा, तो मास ऑफ ए लिक्विड इंटू जी, तो बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी क्या होती है? वेट। यहीं से आया वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो बेसिकली अगर एक बॉडी को मैं पूरी तरह डुबा देता हूं, पूरी तरह डुबा देता हूं, डुबाने के बाद जो पानी मैंने इकट्ठा किया था मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, अगर मैं उसका मास फाइंड कर लेता हूं, या कह सकते हो मास और ग्रेविटी तो मुझे पता ही होती है, तो मैं अगर उसका वेट कैलकुलेट कर लेता हूं, तो जो इसका वेट होगा ना वो एक्चुअली में मेरे अपथ्रस्ट के बराबर होगा। अपथ्रस्ट के बराबर होगा। आई होप मेरी बात समझे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। मैंने बॉडी को लिक्विड के अंदर डाला, तो जो बॉडी मैंने अंदर डाली वो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। क्या है? कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। उसके बाद मेरा पानी इकट्ठा मैंने किया, उसका मैंने वेट निकाल लिया, तो जो मेरा वेट आएगा वो एक्चुअली मेरे अपथ्रस्ट के बराबर होगा। अच्छा, अब किसी के मन में आ रहा होगा सर इस वाले में क्या होगा, तो ये भी बता देता हूं। तो जब आपने इसको यहां रखा तो आपने इसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद ये आपका पानी आया, इसका आपने वेट निकाल दिया, तो अब जो ये वेट आएगा वो भी मेरे अपथ्रस्ट के बराबर ही होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये भी क्या होगा? अपथ्रस्ट के बराबर ही होगा। तो चाहे पूरा डूबा हो चाहे ना डूबा हो, हमेशा एक बात ध्यान रखना प्लीज। और आप बोलेंगे सर ये अपथ्रस्ट के बराबर क्यों होगा? अरे भाई मैंने आपको अभी तो बताया कि जो पोर्शन डूबा हुआ है उतने का वॉल्यूम ही तो बाहर आया, और उसी का तो वॉल्यूम मैं चेक कर रहा हूं, तो उतने ही हिस्से का जो अपथ्रस्ट होगा वो मुझे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है? सो हमेशा याद रखना, जितना पानी डिस्प्लेस होता है अगर मैं उसका वेट निकाल लूं तो वो हमेशा मेरे अपथ्रस्ट के बराबर आता है। क्लियर हो गया? चलिए अब कुछ बातें हम अपने दिमाग में रखते हैं। पहली बात, अपथ्रस्ट क्या है? कहता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, वहां पे साफ साफ लिखा है सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ ए बॉडी। मतलब अगर तो पूरा डूबा है तो उससे मिलने वाला पानी उसका वेट निकालो, अगर थोड़ा डूबा है तो उससे मिलने वाला पानी है उसको फाइंड आउट कर लो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अपथ्रस्ट को फाइंड करने के दो तरीके हो गए। एक तो हो गया वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड एंड जी। वी रो जी होता है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड और जी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो अपथ्रस्ट मिल जाएगा। या जब आपने किसी को डुबाया, डुबाने से जो पानी बाहर गया उस पानी का वेट निकाल लो, वो ऑटोमेटिकली आपको अपथ्रस्ट के बारे में बता देगा। क्लियर हो गया? दूसरी बात कहता, इफ द बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड, जो मैंने आपको कंडीशन बताया, तब तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। मैंने अभी आपको बताया कि अगर बॉडी का पूरा वॉल्यूम आप ले रहे हो, ठीक है ना, उससे निकलने वाला पानी वो मैक्सिमम पानी डिस्प्लेस हुआ है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। देखिए सिंपल सी बात है, जब इतना डूबा हुआ था तो जो पानी आपको मिला इसका वॉल्यूम कम है, जब पूरी तरह डूबेगा तो ज्यादा पानी का वॉल्यूम बाहर आएगा आपका। तो अगर ज्यादा पानी का वॉल्यूम ज्यादा पानी का जो वॉल्यूम है वो बाहर आएगा, तो उससे मिलने वाला वेट भी ज्यादा होगा। अगर उससे मिलने वाला वेट ज्यादा होगा तो मतलब आपका जो अपथ्रस्ट है वो आपका मैक्सिमम होगा। सो मतलब मैक्सिमम अपथ्रस्ट हमें कब मिलता है? जब बॉडी अच्छी तरह मेरे उस सिस्टम के अंदर सबमर्ज्ड होती है। अदरवाइज जितना डूबा होगा उतने हिस्से पे जो अपथ्रस्ट होगी वही हमें मिलेगी। क्लियर हो गया? आगे देखिए, फिर उन्होंने कहा, कहते हैं कि वैसे तो देखो मैंने ये डेरिवेशन की है सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए की है,
बट आप कोई भी बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी शेप एंड साइज का, सब किसी में रिजल्ट एक जैसा ही आता है। तो अगर आपको लगता है ना सर एक पत्थर का मुझे अपथ्रस्ट निकालना, मैं क्या करूंगा? कुछ भी ना मत करो, सिंपल सी बात है, पहले देखो कि हवा में उसका वेट क्या है, कर लिया, पानी में डुबा दो, जो पानी आपका गिर जाएगा उसको इकट्ठा कर लो, उसका वेट निकाल लो, जो पानी आपका गिरा है उसके वेट को आप कैलकुलेट करोगे, तो जो वेट आप कैलकुलेट करोगे ना पानी डिस्प्लेस्ड का, वही उसका अपथ्रस्ट होगा। तो किसी भी बॉडी का आप आसानी से अपथ्रस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ा लॉजिक लॉजिक नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। आगे देखिए, कहता है इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट। देखो सिंपल सी बात है, किसी बॉडी को अगर मैं मान लीजिए किसी लिक्विड में डालता हूं, तो जो बॉडी है ना उसका जो एक्चुअल वेट होता है उससे कम वेट हमें अपीयर होता है। जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, एक वेल के अंदर अगर मैं एक बकेट डाल देता हूं, ठीक है ना, बकेट मेरे पास है कोई, ठीक है, ये मेरा वेल हो गया, और आपने उसके अंदर क्या किया, एक बकेट डाल दिया, अब वो अच्छी तरह पानी से फिल हो गया है। तो जब तक ये बकेट इस पानी के लेवल से ऊपर नहीं आता, तब तक तो आप आसानी से उसको खींच पाते हो, क्योंकि दैट एक्चुअली फील्स लाइटर। लेकिन जैसे वो बकेट यहां आ जाएगा, हवा में यहां आ जाएगा, तो वो एकदम से भारी फील करेगा, क्योंकि अब आपको उसकी एक्चुअल वेट एक्सपीरियंस हो रही है। तो जब तक बकेट मेरे पानी के अंदर था तब तक तो उस पर अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो लाइटर फील कर रहा था। लेकिन जैसे आप उसको बाहर लेके आओगे, अपथ्रस्ट खत्म होगी, मतलब अब उस पर जो एक्चुअल वेट है वो एक्सपीरियंस करोगे। अच्छा, मेरे पास एक यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन भी है, इससे आप समझ जाओगे, इस एक्सपेरिमेंट से आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब जैसे कि इस केस में अगर आप देखें, तो मेरे पास यहाँ पर एक एक स्टोन है, उस स्टोन का जो मास है वो 20 ग्राम का है, ठीक है। आप कहेंगे सर वेट कैसे निकालेंगे? अरे कुछ भी नहीं, इसको केजी में कन्वर्ट करना है कर दो, नहीं तो जीएफ, 20 GF इसका वेट हो गया। क्लियर हो गया जी? एंड आपको मैंने बताया हुआ है कि कैसे उसको डाइन्स में न्यूटन्स में कन्वर्ट करते हैं, आप आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो कोई बड़ी चीज नहीं है ये। तो 20 ग्राम इसका मास है, 20 ग्राम फोर्स इसके ऊपर, जो इसके खुद का वेट है ये वो है ग्राम फोर्स में। अब हमने क्या किया, उसको उठाया और हमने उसको लिक्विड में डाल दिया। अब जैसे लिक्विड में डाला तो अब इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, वो आपका जो रिकॉर्ड किया हमने वो आ गया 15 ग्राम, मतलब फोर्स के हिसाब से देखे तो 15 ग्राम फोर्स। अब इसका जो वेट है वो एज्यूम हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर मैं वेट इन एयर की बात करूं तो वो तो मेरा 20 ग्राम फोर्स आया, अगर मैं वेट इन इन लिक्विड की बात करूं तो वो 15 ग्राम फोर्स आया। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो वो 5 ग्राम फोर्स आया। तो ये 5 ग्राम फोर्स क्या है? यही तो आपका थ्रस्ट है, यही तो आपका थ्रस्ट है ना। ये वो फोर्स है जो इस वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप खुद सोच के देखो ना बेटा, कि अगर ये स्टोन जब पहले यहां था, इसका वेट डब्ल्यू नीचे एक्ट कर रहा था, इस पे जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रही थी वो थी आपकी 5 ग्राम फोर्स की, नीचे था ये 20 ग्राम फोर्स का, तो ऊपर 5 नीचे 20, नेट कितना हुआ? 15 ग्राम फोर्स ही हुआ ना। तो ये आपका अपथ्रस्ट ही तो है। मेरी बात समझ में आई? तो आई होप आपको ये अपथ्रस्ट कैसे फाइंड करते हैं, और हाँ, अगर आपके मन में आ रहा है कि सर अब ये किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो देखिए आप अच्छी तरह आप जानते ही हो कि जहां तक हम अपथ्रस्ट के बारे में बात करते हैं, अपथ्रस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका डिपेंड करता है, पहले बात तो फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला है वी रो जी, मतलब वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड। पहले तो ये उस पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिक्विड में सबमर्ज्ड होगा, उतना ज्यादा अपथ्रस्ट उस पर एक्ट करेगा। नंबर 2, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली अपथ्रस्ट भी ज्यादा होगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो मैंने इसकी जो एक वीडियो थी, जो पिछली वीडियो मैंने डाली है जस्ट इससे पहले वाली, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था आपको मैंने कि अगर एक बाउल के अंदर, जैसे कि मैंने वहां पे एग रखा हुआ था पहले, वो उसके अंदर डूबा हुआ था, फिर मैंने उसमें सॉल्ट डाला था, सॉल्ट डालने के बाद अगर आप देखेंगे तो वो फ्लोट करने लग गया था। नहीं तो आप प्लीज मेरी पुरानी वीडियो को जरूर देखना, उसमें मैंने बताया हुआ कैसे होता है। तो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो फैक्टर में याद रखना, ये वॉल्यूम कौन सा है?
वो वॉल्यूम जो लिक्विड में सबमर्ज्ड होता है, या तो मतलब जैसे अगर मैं ये लूं, कुछ पोर्शन बाहर कुछ पोर्शन तो ये वाला पोर्शन जो है ना, इसका वॉल्यूम निकाल लूंगा, इसका यूज करूंगा अपथ्रस्ट निकालने के लिए। अगर पूरा डूबेगा तो पूरा वॉल्यूम ले लूंगा। तो इस तरह से आपने अपना अपथ्रस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया अपथ्रस्ट के बारे में। हमने जो उसका फॉर्मूला है उसको हमने डिराइव किया। हमने ये देखा कि अपथ्रस्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उसका क्या इफेक्ट होता है। अब आपने क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को क्लिक करिए और आप जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर लीजिए। और मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी एक लिंक डाला हुआ है, आप चाहें तो वहां पर भी जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।